अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 503 का लेसन 13 से 14 स्टडी करेंगे और फोकस होगा मॉडर्न मैनेजमेंट ट्रेंड्स, ग्लोबल एनवायरनमेंट और प्लानिंग पर। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आज के मैनेजर्स किन नए चैलेंजेस का सामना करते हैं और उन्हें कौन सी सोच और स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिग पिक्चर समझ लेते हैं। आज का मैनेजमेंट सिर्फ ऑफिस के अंदर लोगों को सुपरवाइज करने का नाम नहीं है। आज मैनेजर्स को सोसाइटी का भी ख्याल रखना होता है, एथिकल डिसीजंस भी लेने होते हैं, ग्लोबल मार्केट में भी काम करना होता है, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी देखनी होती हैं और इंटरनेट की दुनिया में भी एडजस्ट करना होता है। सिंपल वर्ड्स में मैनेजमेंट का काम अब ज्यादा कनेक्टेड हो गया है। बिजनेस, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड मार्केट सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इसीलिए आज के मैनेजर को सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि पूरा एनवायरनमेंट समझना पड़ता है। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इजी वे में समझते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि कंपनी सिर्फ अपना फायदा ना देखे बल्कि सोसाइटी के लॉन्ग टर्म बेनिफिट का भी ख्याल रखे। यानी लॉ फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे आगे बढ़कर सोसाइटी के लिए अच्छा करना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस टॉपिक पर दो व्यूज दिए गए हैं। पहला है क्लासिकल व्यू। इस व्यू के मुताबिक मैनेजमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। इस सोच के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर मिल्टन फ्रीडमैन थे। उनका कहना था कि मैनेजर्स को बिजनेस स्टॉक होल्डर्स की बेस्ट इंटरेस्ट में चलाना चाहिए, क्योंकि असली ओनर्स वही होते हैं। दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक व्यू। इसके मुताबिक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रॉफिट तक लिमिटेड नहीं होती। इसमें सोसाइटी की वेलफेयर यानी लोगों की भलाई, इन्वायरमेंट और सोशल इंप्रूवमेंट भी आता है। यहाँ आइडिया ये है कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन्स नहीं होती बल्कि सोसाइटी का पार्ट होती हैं। अब सवाल ये आता है कि कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लें। नोट्स में इसके कई रीजंस दिए गए हैं, जैसे पब्लिक एक्सपेक्टेशंस यानी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी रिस्पॉन्सिबल हो। फिर लॉन्ग रन प्रॉफिट्स, क्योंकि अच्छी रेप्यूटेशन और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर फ्यूचर में बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। एथिकल ऑब्लिगेशन भी होती है, पब्लिक इमेज भी इंप्रूव होती है, एनवायरनमेंट बेटर होता है और कभी-कभी गवर्नमेंट रेगुलेशन को भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर का बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी के पास रिसोर्सेज और पावर हैं तो उस पर ड्यूटी भी बनती है। और प्रिवेंशन को क्योर से बेटर माना गया है, यानी प्रॉब्लम पहले ही रोक लेना बाद में उसका नुकसान ठीक करने से बेहतर है। लेकिन इसके अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अफेक्ट होती है। कुछ कहते हैं कंपनी का मेन पर्पस डाइल्यूट हो जाता है। सोशल प्रोग्राम्स कॉस्ट भी क्रिएट करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि कंपनीज के पास ऑलरेडी ज्यादा पावर होती है और उन्हें और सोशल रोल देना रिस्की हो सकता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि हर मैनेजर के पास सोशल इश्यूज हैंडल करने की स्किल नहीं होती और अकाउंटेबिलिटी भी क्लियर नहीं होती। यहाँ 3 क्लोज टर्म्स दिए गए हैं और इनका डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल ऑब्लिगेशन का मतलब है कि बिजनेस अपनी इकोनॉमिक और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करे, यानी पैसा भी कमाए और लॉ भी फॉलो करे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे एक स्टेप आगे है। इसका मतलब है कि लॉ की बेसिक रिक्वायरमेंट से ज्यादा कंपनी ऐसे लॉन्ग टर्म गोल्स चूज करे जो सोसाइटी के लिए अच्छे हों। फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिवनेस। इसका मतलब है सोसाइटी की चेंजिंग कंडीशंस के मुताबिक अडेप्ट करने की कैपेसिटी। सोचो जैसे वेदर चेंज हो तो इंसान कपड़े बदल लेता है, वैसे ही कंपनी सोशल एक्सपेक्टेशंस बदलने पर अपना बिहेवियर एडजस्ट करती है। ये तीनों टर्म्स मिलकर हमें बताती हैं कि बिजनेस सोसाइटी के साथ किस लेवल पर रिलेट करता है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्या सोशली रिस्पॉन्सिबल होने से कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है? नोट्स के मुताबिक इस टॉपिक पर बहुत स्टडीज हुई हैं। मेजॉरिटी स्टडीज ने पॉजिटिव रिलेशनशिप शो किया, यानी अक्सर देखा गया कि सोशल इन्वॉल्वमेंट और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस साथ साथ अच्छे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक केयरफुल पॉइंट भी है। इस रिलेशनशिप को मेजर करना इजी नहीं होता। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नंबर्स में नापना मुश्किल है और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को भी हर स्टडी सेम तरीके से मेजर नहीं करती। इसलिए रिजल्ट को समझते वक्त थोड़ा कॉशन रखना चाहिए। अब एथिक्स की तरफ आते हैं। एथिक्स से मुराद हैं वो रूल्स और प्रिंसिपल्स जो राइट और रॉन्ग कॉन्डक्ट को डिफाइन करते हैं, यानी कौन सा काम सही है और कौन सा गलत, ये एथिक्स बताती है। मैनेजर की डिसीजंस और एक्शंस में एथिकल साइड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ ये देखना काफी नहीं होता कि डिसीजन प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये भी देखना होता है कि क्या ये फेयर है, क्या इससे लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं और क्या इस डिसीजन का सोसाइटी पर अच्छा या बुरा असर होगा। इसीलिए एथिक्स मैनेजमेंट का सेंट्रल इशू है।
अब एथिक्स के 4 व्यूज को वन बाय वन समझते हैं। पहला है यूटिलिटेरियन व्यू। इस व्यू में डिसीजन को उसके रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस की बेस पर जज किया जाता है, यानी जो आउटकम सबसे ज्यादा बेनिफिट दे उसे एथिकल माना जाता है। दूसरा है राइट्स व्यू। इसके मुताबिक एथिकल डिसीजन वो है जो इंडिविजुअल लिबर्टीज और राइट्स को रिस्पेक्ट करे, जैसे प्राइवेसी का राइट, फ्री स्पीच, लाइफ एंड सेफ्टी और ड्यू प्रोसेस। सिंपल वर्ड्स में इंसान की बेसिक राइट्स हर्ट नहीं होने चाहिए। तीसरा है थ्योरी ऑफ जस्टिस व्यू। इसमें फोकस होता है फेयरनेस पर, यानी रूल्स सब पर बराबर लागू हों और डिसीजन इम्पार्शियल हो, किसी के साथ ना बीजा फीवर हो और ना बीजा नाइंसाफी। चौथा है इंटीग्रेटिव सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स थ्योरी। इसका आइडिया थोड़ा ब्रॉडर है। इसके मुताबिक एथिकल डिसीजन में 2 चीजें देखी जाती हैं, एक व्हाट इज यानी रियलिटी क्या है, और दूसरी व्हाट शुड बी यानी होना क्या चाहिए। इसमें जनरल सोशल कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक कम्युनिटी कॉन्ट्रैक्ट दोनों को कंसिडर किया जाता है, यानी डिसीजन लेते वक्त सोसाइटी और अफेक्टेड ग्रुप दोनों का कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी होता है। अब प्रैक्टिकल साइड देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एथिकल बिहेवियर को बेटर कैसे बना सकती है। नोट्स में कई सजेशंस दी गई हैं। सबसे पहले हायरिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। नए एम्प्लॉयज सिलेक्ट करते वक्त उनकी वैल्यूज, मॉरल डेवलपमेंट, ईगो स्ट्रेंथ और लोकस ऑफ कंट्रोल को समझना यूजफुल होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कोड ऑफ एथिक्स। ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है जो बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन किन वैल्यूज को इंपॉर्टेंट समझती है और एम्प्लॉयज से किस बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन रखती है। साथ ही डिसीजन रूल्स भी दिए जा सकते हैं ताकि मैनेजर्स एथिकल डिलेमास को बेटर हैंडल कर सकें। यहाँ टॉप मैनेजमेंट का रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कल्चरल टोन वही सेट करती है। जॉब गोल्स भी क्लियर और रियलिस्टिक होने चाहिए। जब गोल्स समझ आते हैं तो एम्बिग्विटी कम होती है। परफॉर्मेंस अप्रीजल में एथिक्स को इंक्लूड करना भी जरूरी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नंबर्स देखे और बिहेवियर को इग्नोर करे तो गलत सिग्नल जाता है। एथिक्स ट्रेनिंग भी हेल्पफुल होती है। इससे लोग एथिकल प्रॉब्लम्स को पहचानना और हैंडल करना सीखते हैं। इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट्स ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजंस को कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट इवैल्यूएट कर सकते हैं। और लास्ट में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉई अगर एथिकल प्रॉब्लम देखे तो बिना डर के उस पर बात कर सके। अब एंटरप्रेन्योरशिप समझते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जहां इंडिविजुअल या ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट के थ्रू अपॉर्चुनिटीज परस्यू करता है, वैल्यू क्रिएट करता है और इनोवेशन और यूनिकनेस के जरिए वांट्स और नीड्स को फुलफिल करता है। यानी नया मौका देखना, उस पर काम करना और बिजनेस को ग्रो करना। इस डेफिनेशन में 3 थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली है अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एनवायरनमेंट में ऐसी चेंज या ट्रेंड देख ले जो दूसरे लोग इग्नोर कर रहे हों। दूसरी है इनोवेशन, यानी नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज या बिजनेस करने का नया तरीका। तीसरी है ग्रोथ। एंटरप्रेन्योर यूजुअली सेम लेवल पर रुकना नहीं चाहता, वो बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है। एक सिंपल एग्जाम्पल नोट्स में जेफ बेजोस का दिया गया है। उन्होंने इंटरनेट के फास्ट ग्रोथ ट्रेंड को देखा और समझा कि यहाँ बहुत बड़ी रिटेल अपॉर्चुनिटी है। यानी उन्होंने सिर्फ करंट सिचुएशन नहीं देखी, बल्कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी को पहचाना। यही एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ फॉर प्रॉफिट बिजनेस के लिए यूजफुल नहीं है। नोट्स के मुताबिक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी एंटरप्रेन्योरियल होना पड़ेगा अगर वो सक्सेसफुल रहना चाहती हैं। इसका मतलब है अपॉर्चुनिटीज देखना, इनोवेट करना और ग्रो करने की सोच रखना। अब टेक्नोलॉजी साइड पर आते हैं। आज का मैनेजर ई बिजनेस वर्ल्ड में काम करता है। ई बिजनेस का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन अपना काम इलेक्ट्रॉनिक यानी इंटरनेट बेस्ड लिंकेजेस के थ्रू करे और अपने की ग्रुप्स जैसे एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स और पार्टनर्स के साथ एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कनेक्ट हो। यहाँ एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है। ई बिजनेस और ई कॉमर्स सेम नहीं है। ई कॉमर्स स्पेसिफिकली बिजनेस एक्सचेंज या ट्रांजैक्शन को कहते हैं, जहां पार्टीज इलेक्ट्रॉनिकली इंटरैक्ट करती हैं, जैसे इंटरनेट पर प्रोडक्ट सेल करना। लेकिन ई बिजनेस ज्यादा ब्रॉड टर्म है। इसमें सिर्फ सेलिंग नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग भी इंक्लूड होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन को टोटल ई बिजनेस बनना जरूरी नहीं होता। नोट्स के मुताबिक ई बिजनेस इन्वॉल्वमेंट की 3 कैटेगरीज हैं। इनमें से एक क्लियर एग्जाम्पल ई बिजनेस एनहांस्ड ऑर्गेनाइजेशन का दिया गया है। ये ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपनी पुरानी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हुए ई बिजनेस कैपेबिलिटीज ऐड करती है, यूजुअली ई कॉमर्स।
सीयर्स की एग्जाम्पल से ये बात आसान हो जाती है। ये एक ट्रेडिशनल रिटेलर था जिसके फिजिकल स्टोर्स थे, लेकिन उसने इंटरनेट डिवीजन भी बनाया। यानी इंटरनेट को उसने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को एनहांस करने के लिए यूज किया, रिप्लेस करने के लिए नहीं। टेक अवे ये है कि मैनेजर्स को समझना होता है कि टेक्नोलॉजी को बिजनेस के साथ किस स्मार्ट तरीके से जोड़ना है। अब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब है कि मैनेजमेंट अब नेशनल बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं रहा। कंपनीज एक कंट्री में बिलोंग करती हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन, सेलिंग और ऑपरेशंस दूसरी कंट्रीज में भी होता है। नोट्स में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे BMW एक जर्मन फर्म होते हुए साउथ कैरोलिना में कार्स बनाती है, मैकडॉनल्ड्स चाइना में हैमबर्गर सेल करती है और टोयोटा केंटकी में कार्स बनाती है। इससे समझ आता है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज जैसी हो गई है। मैनेजर्स को अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, लेकिन साथ ही ग्लोबल कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है। लेसन 14 में हम ग्लोबल एनवायरनमेंट को और डिटेल में समझते हैं। नोट्स के मुताबिक 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, रीजनल ट्रेडिंग अलायंसेस और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल ट्रेडिंग अलायंसेस का मतलब है कि कंट्रीज मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं ताकि ट्रेड इजी हो, बैरियर्स कम हो और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इंप्रूव हो। यहाँ कोर आइडिया ये है कि अब कंपटीशन सिर्फ कंट्री वर्सेस कंट्री नहीं, बल्कि रीजन वर्सेस रीजन भी होता है। यानी कंट्रीज अकेली नहीं चल रही होती, बल्कि ग्रुप्स की फॉर्म में ज्यादा पावरफुल बन रही होती हैं। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन को समझते हैं। EU यूरोपियन नेशंस का यूनियन है जो ट्रैवल, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड में नेशनल बैरियर्स को रिड्यूस या एलिमिनेट करने के लिए बनाया गया। इसका एक मेजर मोटिवेशन ये था कि ये नेशंस यूनाइटेड स्टेट्स और जापान की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ के मुकाबले में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सकें। फिर EU ने और बड़ा स्टेप लिया जब कुछ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन का हिस्सा बनी और यूरो जैसी शेयर्ड करेंसी यूज करने लगी। यानी आइडिया सिर्फ फ्रेंडशिप का नहीं, बल्कि डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का भी था। अब NAFTA देखते हैं। ये मेक्सिको, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। इसका पर्पस था ट्रेड बैरियर्स जैसे टैरिफ्स और इंपोर्ट लाइसेंसिंग को खत्म करना। इससे इकोनॉमिक पावर स्ट्रांग हुई, लेकिन क्रिटिसिज्म भी हुआ। यानी फ्री ट्रेड अपॉर्चुनिटीज भी लाता है और डिबेट्स भी। अब एशियन साइड पर आते हैं। आसियान एक ट्रेडिंग अलायंस है जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पर मुश्तमिल है। नोट्स के मुताबिक इस रीजन को फ्यूचर में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक रीजन्स में से एक माना गया। इससे ये आइडिया मिलता है कि एशिया ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिर सार्क है, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये प्लेटफॉर्म साउथ एशिया के लोगों और स्टेट्स को फ्रेंडशिप, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलकर काम करने का मौका देता है। इसका एम इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को फास्ट करना है। नोट्स के मुताबिक अफगानिस्तान 2005 में इसका 8th मेंबर बना। अब WTO को समझते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसकी 100 से ज्यादा मेंबर कंट्रीज हैं। ये ट्रेड ट्रीटीज और वर्ल्ड ट्रेड रेगुलेशन में हेल्प करती है। सिंपल वर्ड्स में WTO ग्लोबल ट्रेड को रूल्स और स्ट्रक्चर देने की कोशिश करती है ताकि कंट्रीज बेटर तरीके से बिजनेस कर सकें। अब एक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट क्वेश्चन। ग्लोबल इकोनॉमी मैनेजर्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी। अपॉर्चुनिटी इसलिए कि जब पूरी दुनिया मार्केट प्लेस बन जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के पास ग्रो करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। न्यू कस्टमर्स, न्यू मार्केट्स और एक्सपेंशन के नए दरवाजे खुलते हैं। लेकिन चैलेंज भी उतना ही रियल है। न्यू कंपेटिटर्स कहीं से भी कभी भी आ सकते हैं। अगर मैनेजर्स चेंजेस को क्विकली समझकर रिस्पॉन्ड ना करें तो ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल मुश्किल हो सकती है। इसलिए ग्लोबल मैनेजमेंट में अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। ग्लोबल मैनेजमेंट सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने का नाम नहीं है। मैनेजर्स को फॉरेन कंट्री का लीगल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी समझना होता है। यानी वहाँ के लॉज, पॉलिटिकल सिस्टम और प्रोसीजर्स क्या हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से पता चलता है कि कंस्ट्रेंट्स क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट्स में एक्सचेंज रेट्स, इन्फ्लेशन रेट्स और टैक्स पॉलिसीज का जिक्र है। इन चीजों का डायरेक्ट इफेक्ट बिजनेस कॉस्ट और प्रॉफिट पर पड़ता है। साथ ही नेशनल कल्चर को समझना भी जरूरी है। नोट्स के मुताबिक नेशनल कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर दोनों शेयर होते हैं, लेकिन नेशनल कल्चर का असर एम्प्लॉइज पर ज्यादा स्ट्रांग होता है। यानी इंसान जिस सोसाइटी से आता है उसकी सोच और बिहेवियर पर उस कल्चर का गहरा इफेक्ट होता है। अब हॉफस्टीड की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को सिंपल वे में समझते हैं। पहला है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म।
इसमें देखा जाता है कि सोसाइटी में ज्यादा इंपॉर्टेंस इंडिविजुअल को दी जाती है या ग्रुप को। दूसरा है पावर डिस्टेंस। इसका मतलब है सोसाइटी कितना एक्सेप्ट करती है कि पावर अनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी लोग अथॉरिटी डिफरेंस को नॉर्मल समझते हैं या नहीं। तीसरा है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। इसका मतलब है लोग अनफेमिलियर चीजों और डिफरेंट बिहेवियर को कितना टॉलरेट करते हैं। कुछ सोसाइटीज अनसर्टेनिटी से बहुत अनकंफर्टेबल होती हैं और कुछ थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। चौथा है क्वांटिटी ऑफ लाइफ वर्सेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वांटिटी ऑफ लाइफ में असर्टिवनेस और मटेरियल गुड्स पर ज्यादा फोकस होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में रिलेशनशिप्स और दूसरों की वेलफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन डायमेंशंस को समझकर मैनेजर ये बेटर जज कर सकता है कि किस कंट्री में एडजस्टमेंट आसान होगा और किस जगह ज्यादा केयर की जरूरत होगी। अब हम मैनेजमेंट के पहले फंक्शन की तरफ आते हैं और वो है प्लानिंग। सबसे पहले ये समझ लो कि प्लानिंग 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से एक है। प्लानिंग का सिंपल मतलब है पहले से सोचना कि क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। नोट्स के मुताबिक प्लानिंग एडवांस डिसीजन मेकिंग है, यानी मैनेजर फ्यूचर को देखकर आज डिसीजंस लेता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिना प्लानिंग के बस रिएक्शन देती रहती है, लेकिन प्लानिंग के साथ डायरेक्शन मिलती है। मैनेजर्स प्लानिंग क्यों करते हैं? इसका जवाब बहुत प्रैक्टिकल है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देती है। जब डायरेक्शन क्लियर होती है तो सबको पता होता है कि हमें किस तरफ जाना है। प्लानिंग चेंज के इम्पैक्ट को रिड्यूस करती है। अगर फ्यूचर के बारे में सोचा गया हो तो चेंज अचानक शॉक नहीं बनता। ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट भी इस्टेब्लिश करती है, यानी अलग अलग लोग और डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से काम करते हैं। इसके साथ प्लानिंग अनसर्टेनिटी को कम करती है, ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस करती है और ऐसे ऑब्जेक्टिव्स या स्टैंडर्ड सेट करती है जो लेटर कंट्रोलिंग में यूज होते हैं। यानी प्लानिंग सिर्फ स्टार्ट का काम नहीं, बल्कि पूरे मैनेजमेंट प्रोसेस की बेस है। अब प्लानिंग की फॉर्मल मीनिंग को इजी वर्ड्स में समझते हैं। प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स डिफाइन किए जाते हैं। उन गोल्स को अचीव करने के लिए ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और फिर डिटेल्ड प्लान्स डेवलप किए जाते हैं ताकि पूरा ऑर्गेनाइजेशनल वर्क इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट हो सके। सोचो अगर स्कूल ट्रिप प्लान करनी हो, पहले डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, फिर सोचते हैं कैसे जाना है, फिर लिस्ट बनती है किसको क्या करना है। बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी प्लानिंग होती है। पहले गोल, फिर स्ट्रैटेजी, फिर डिटेल्ड एक्शन। इसी से मैनेजर का काम क्लियर और इफेक्टिव होता है। आज हमने देखा कि मॉडर्न मैनेजमेंट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ई-बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, रीजनल अलायंसेस, कल्चर और प्लानिंग सब इम्पॉर्टेंट हैं। सिंपल बात यह है कि आज का मैनेजर सिर्फ बिजनेस ऑपरेटर नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकर, ग्लोबल थिंकर और फ्यूचर प्लानर होता है। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम इन आइडियाज को